हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल स्टडीज यूट्यूब चैनल। एंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह, मैं एक बार फिर आ गया हूँ स्टूडेंट्स के अपने मास्टर नोट्स लेकर और एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस हम लोग कर रहे हैं अभी। तो एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं। डेफिनेशन हमने कर ली है, लगभग 24 थिंकर्स हैं और मास्टर टेबल है, उससे आपको याद हो जाएगा। जरा मैं इसको एक बार ठीक कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा हो गया है। या यस, तो थिकनेस इसकी बढ़ गई है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हो चुकी है। नेचर ऑफ लॉ कर लिया है, सोर्सेज ऑफ लॉ को दो पार्ट में किया है। स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, उसके बाद एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। उसके बाद हमने इसमें किया है जेरेमी बेंथम को किया है, जॉन ऑस्टिन को किया है, हॉलैंड को किया है, एच.एल.ए. हार्ट को किया है, सामंड को किया है और अंत में केल्सन को किया है। प्योर थ्योरी वाले अंकल है ना केल्सन, उनको किया है। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर एक इंट्रोडक्टरी क्लास है छोटी सी। उसके बाद हमने इसमें किसको किया है, हमने किया है इसमें सबसे पहले मोंटेस्क्यू को। जी हाँ, मोंटेस्क्यू। उसके बाद हमने इसमें कर लिया है सेवेनी को, जिसको फाउंडर ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस भी कहते हैं। और आज हम इसमें करने वाले हैं मेन को, हेनरी मेन को। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और ये रहे आपके सर हेनरी जेम्स समनर मेन। वैसे हम इनको हेनरी मेन के नाम से जानते हैं, पूरा नाम है सर हेनरी जेम्स समनर मेन। सर हेनरी जेम्स समनर मेन पैदा हुए 15 अगस्त 1822 को और रुखसत हो गए 3 फरवरी 1888 को। ब्रिटिश जूरिस्ट थे, इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे और कंपैरेटिव स्कॉलर थे। ही इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। ब्रिटेन से है ना, इंग्लैंड से। तो जो हिस्टोरिकल स्कूल डेवलप हुआ इंग्लैंड में, इसके लिए कहा जा रहा है कि इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के फाउंडर थे। तो उससे मत आप इसको कंफ्यूज कीजिएगा। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यानी कि न्याय शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के जिनको हम फाउंडर मानते हैं, वो हम मानते हैं किसको, सेवेनी को। और ये किसके हैं, इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ के। कैरिंग फॉरवर्ड सेवेनीज आइडिया इनटू इंग्लैंड, और जो सेवेनी की विचारधारा थी उसको इन्होंने इंग्लैंड में आगे बढ़ाया, बट विद अ मोर बैलेंस एंड प्रैक्टिकल अप्रोच। तो थोड़ी सी बैलेंस और प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिक अप्रोच के साथ और बैलेंस अप्रोच के साथ इन्होंने सेवेनी के आइडियाज को इंग्लैंड में बढ़ाया। मेन इज बेस्ट नोन फॉर हिज थीसिस इन एनिशिएंट लॉ 1861। तो 1861 की जो इनकी थीसिस है एनिशिएंट लॉ के ऊपर, उसके लिए इनको जाना जाता है। मतलब इनका बेस्ट वर्क जो है, दैट इज अ थीसिस इन एनिशिएंट लॉ 1861, जहां पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो इनकी पूरी थीसिस का सार है। देखिए वो है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिटो बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरी लाइन एक बार समझ लेना तो पूरा का पूरा हेनरी मेन समझ में आ जाएगा। राइट, देखो, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज मतलब प्रगतिशील समाज की जो मूवमेंट रही है, तो इसको कहते हैं अब तक। वो मूवमेंट रही है कहां से कहां तक की, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्टेटस मतलब स्थिति, क्या स्थिति है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है हिंदी में संविदा। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, मैं अब आपको इसको डिटेल में समझाने वाला हूं और सरल तरीके से समझाऊंगा। वैसे शुद्ध हिंदी में इसका मतलब होगा कि प्रगतिशील समाजों का विकास। प्रगतिशील समाजों का विकास मतलब ऐसी सोसाइटीज जो प्रोग्रेस कर रही हैं। अब तक स्थिति से संविदा की ओर होने वाला विकास रहा है। अब तक स्थिति से संविदा की ओर होने वाला विकास रहा है। इसको कैसे समझेंगे, इसको ऐसे समझेंगे थोड़ा सा सरल तरीके से, कि जो समाज के विकास की यात्रा जन्म से निर्धारित सामाजिक स्थिति से हटकर व्यक्तियों की स्वतंत्र इच्छा से किए गए समझौते की ओर बढ़ रही है। यानी कि दोबारा सुनो, जो समाज भी तो विकास करता है ना, सोसाइटी भी विकास करती है। पहले क्या थी, जो समाज के विकास की यात्रा जन्म से निर्धारित सामाजिक स्थिति पर थी कि आप किसके यहां पैदा हुए हैं, ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं तो आप वो वाला काम करेंगे, आप क्षत्रिय के यहां पैदा हुए हैं तो क्षत्रिय वाला काम करेंगे, आप वैश्य के यहां पैदा हुए तो वैश्य वाला काम करेंगे कि लाला जी का बेटा लाला जी बनेगा। शूद्र के यहां मतलब आप सेवाओं से जुड़े हुए काम में तो आप वही करेंगे। मतलब खानदान का जो पारंपरिक काम चल रहा था वो क्या हुआ, इसको हमने क्या कहा, इसको इन्होंने क्या कहा, सर हेनरी मेन ने, जन्म से निर्धारित सामाजिक स्थिति, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी, अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस में क्या आ गया, कहां पैदा हुए हैं, किस स्कूल में पैदा हुए हैं, किस जाति में पैदा हुए हैं, किस वंश में पैदा हुए हैं, आपके पूर्वज क्या काम करते चले आए हैं, और अब ये कहां पर आ गया, टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रगतिशील समाज तभी तो हुआ कि आप एक सामाजिक स्थिति से हटकर इस स्थिति में आ गए कि अब आप अपनी इच्छा से काम को चुनने लगे, अपनी इच्छा से जीवन को जीने लगे। अब यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों आ गया,
देखो हेनरी मेन कहते हैं कि जो प्राचीन समाज में व्यक्तियों के अधिकार, ध्यान से सुनना, प्राचीन समाज की बात हो रही थी, प्राचीन समाज में व्यक्तियों के अधिकार, व्यक्तियों के कर्तव्य यानी कि उनकी जो ड्यूटीज थी, ठीक है, उनका सोसाइटी में क्या प्लेस था, सामाजिक स्थान उनके परिवार, जातियां और वंश से निर्धारित होते थे कि आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, आपके राइट्स किस तरह के होंगे, आप किस तरह का काम करेंगे। ये किस बात से डिसाइड होता था, आपकी स्थिति से, आपके स्टेटस से डिसाइड होता था, आपके परिवार से, आपकी जाति से और आपके वंश से निर्धारित होता था कि आप क्या करेंगे, आपका सामाजिक स्थान क्या रहेगा, आपकी ड्यूटी क्या रहेंगी, आपके राइट्स क्या रहेंगे। और उनमें उनकी इच्छा, जो उनकी विल थी, उसका महत्व बहुत कम था, शून्य के बराबर था, राइट। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्रेसिव सोसाइटीज बढ़ी, मतलब सोसाइटी ने प्रोग्रेस करनी शुरू करी, जैसे जैसे प्रगतिशील समाज हुआ, लोगों को थोड़ी सी स्वतंत्रता मिलनी शुरू हुई और उनके जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज हैं, उनके अधिकार और दायित्व स्वेच्छा से किए गए समझौतों पर आधारित होने लगे। कॉन्ट्रैक्ट को संविदा मतलब समझौता भी समझो, स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से, सर मैं आपके लिए काम करूंगा, मुझे क्लर्क बनना है, ठीक है, मुझे ड्राइवर बनना है, मुझे ऑपरेटर बनना है, मैं आपके यहाँ माली का काम कर दूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे सोसाइटी ने प्रगति की, प्रगतिशील समाज आगे बढ़ा, तो व्यक्ति का जो विकास हुआ वो उसके स्टेटस यानी कि उसके वंश जाति से आगे बढ़कर अब वो अपनी इच्छा से, उसकी इच्छा को महत्व मिलने लगा, उसे थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली, तो वो अब अपनी इच्छा से तय करने लगा कि मुझे क्या काम करना है। तो इस पूरी लाइन का, इस पूरी थ्योरी का यही मतलब है, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिटherto बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। प्रगतिशील समाजों का विकास अब तक स्थिति से समझौतों की ओर होने वाला विकास रहा है। पहले आपका जो विकास था आपकी स्थिति पर डिपेंड करता था, आप अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, अच्छी जगह पैदा हुए हैं, तो आप उस हिसाब से विकास करेंगे। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी आता है फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है ना। देखो 12 में तो स्टेट हो गया, 13 में जुडिशियल रिव्यू हो गया, 14 से आपकी इक्वलिटी शुरू हो गई, 14 में इक्वलिटी, 15 में इक्वलिटी, 16 में इक्वलिटी, 17 में इक्वलिटी, 18 में इक्वलिटी, क्योंकि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हो गया, ठीक है, यहाँ अनटचेबिलिटी हो गया, यहाँ स्टेट में नौकरियां होगी, यहाँ रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हो गया। 14 में क्या होगा, इक्वलिटीज बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये कहता है कि देखो किसी भी देश में जब इक्वलिटी आती है ना दोस्तों, जब किसी भी देश में बराबरी आती है, समानता आती है, तो सबसे पहले क्या आती है, नेगेटिव इक्वलिटी आती है। नेगेटिव इक्वलिटी, ध्यान से सुनना इस कॉन्सेप्ट को, ये लाइन तभी समझ में आएगी। नेगेटिव इक्वलिटी क्या करती है, जो जहां था, जैसे कोई यहां पर है, नंबर 1 पोजीशन पे है, बहुत रिच है, ठीक है, बहुत एफ्लुएंट है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, उसके बाद नंबर 2 पे, नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, मतलब जो जहां था वो वैसा का वैसा ही इक्वल हो गया, ठीक है। तो इस नेगेटिव इक्वलिटी का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सबको इक्वल स्टेटस दे देती है, भाई कानून की नजर में सब समान हो गए अब। लेकिन एक सबसे बड़ा नुकसान नेगेटिव इक्वलिटी करती है क्या, जो रिच है वो और रिच होता चला गया, जो पुअर है और पुअर होता चला गया। तो नेगेटिव इक्वलिटी के बाद आती है पॉजिटिव इक्वलिटी, और जब ये पॉजिटिव इक्वलिटी आती है ना, पॉजिटिव इक्वलिटी आके करती है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है, सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, रिजर्वेशन के नाम से, रिजर्वेशन के नाम से। तो नेगेटिव इक्वलिटी के द्वारा किया गया नुकसान की भरपाई कौन करती है, पॉजिटिव इक्वलिटी, राइट। समझ में आई बात। तो यहां पर यही बात हो रही है कि जैसे जैसे आपके पास आपके अधिकार और इच्छा आपकी मानी जाने लगी, आपको अधिकार दिए जाने लगे, तब आपने ये सोचना निर्धारित किया, तब आपने ये तय करना निर्धारित किया कि भैया मैं इस काम के अपने पारंपरिक या अपनी स्थिति, जो मेरा वंश है, मेरी जाति है, मेरा कुल जो करता हुआ आया है, उसके अलावा भी मैं कोई काम कर सकता हूं, इसकी इजाजत मुझे मिली हुई है, तो मैं वो करूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चले, समझौतों के हिसाब से चले, राइट। इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए, व्यक्ति का व्यवसाय उसके परिवार व जाति से तय होता था पहले, बिल्कुल ठीक है, और विवाह, संपत्ति, सामाजिक संबंध सब जाति से निर्धारित होते थे। अब था ना पहले ब्राह्मण ब्राह्मण में शादी करेगा, वैश्य वैश्य में शादी करेगा, तो उसी हिसाब से होता था। लेकिन अब क्या होता है, अब आप अपनी चॉइस से करते हैं, लव मैरिजेस बढ़ रही हैं, आपको एजुकेशन में जाना है, जरूरी है, लाला जी का बहुत अच्छा व्यवसाय है, लेकिन लड़का क्या करा, लड़का डॉक्टर बन गया, मेक सेंस, ठीक है। किसी घर में बिजनेस चलता है, लेकिन बेटा कहां चला गया, बेटा फौज में चला गया। तो यहां पर हेनरी मैन ये कहना चाह रहे हैं कि जो मूवमेंट है प्रोग्रेसिव सोसाइटीज की, वो कहां से कहां तक चली, आपके स्टेटस, आपकी स्थिति से चलकर अब कहां पर आ गई, समझौतों पर आ गई। ये भी तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप किसी के यहाँ बिजनेस कर रहे हो, आप किसी के यहाँ क्या कहते हैं, आप समझौते के हिसाब से कि मैं आपके यहाँ ये काम करूंगा, आपको ये सेवाएं दूंगा, इसके बदले आप मुझे ये
पारिश्रमिक देंगे, सैलरी देंगे। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं सर हेनरी मेन, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे पूरी थ्योरी इसी पे बेस है। अगर आपने ये लाइन समझ ली ना, जैसे मैंने बताई है, आप समझ गए हेनरी मेन ने क्या कहा था। ही सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल इन इंडिया। 1861 से 1869 तक इन्होंने मेंबर रहे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, ठीक है। डीपली स्टडिंग द इंडियन लीगल सिस्टम को गहराई से इन्होंने पढ़ा। सेवेनी की तरह नहीं कि मेन ने फेवर किया लेजिस्लेशन को और कोडिफिकेशन को। सेवेनी ने कहा था ना कि प्री मैच्योर कोडिफिकेशन नहीं करना है, लेकिन मेन ने क्या कहा, नहीं, लेजिस्लेशन को फेवर किया और कोडिफिकेशन को भी फेवर किया। रिकॉग्नाइज देम एज एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लीगल प्रोसेस। और सर हेनरी मेन ने लेजिस्लेशन को और कोडिफिकेशन को लीगल प्रोग्रेस का एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना, ठीक है। हिज कंपैरेटिव मेथड ऑफ स्टडिंग लीगल इंस्टीट्यूशन across society was major improvement upon earlier historical approaches and laid the foundation for sociological jurisprudence। जो इनके कंपैरेटिव मेथड थे ना लीगल इंस्टीट्यूशन को स्टडी करने के, समाज के अंदर लीगल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करने के जो इनके कंपैरेटिव मेथड थे, वो एक मेजर इंप्रूवमेंट लेकर आए हिस्टोरिकल अप्रोचेस पर, और उन्होंने सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन रखी। तो कह सकते हैं आपकी सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की फाउंडेशन में हेनरी मेन का जो काम है उसने बहुत बड़ा रोल निभाया। तो इनकी एक मास्टर टेबल देख लेते हैं। फुल नेम है सर हेनरी जेम्स समनर मेन, ब्रिटिश ज्यूरिस्ट है, हिस्टोरियन है, फाउंडर ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल भी कहते हैं आपको, इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल, राइट। पैदा हुए 15 अगस्त 82 को कैल्सो स्कॉटलैंड में, एक्सपायर हुए कांस फ्रांस में, राइट। स्कूल है इंग्लिश हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। कैरीड फॉरवर्ड किसका काम किया इन्होंने, सेवेनी के आइडियाज को ये आगे लेकर चले, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन बैलेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। पढ़ा था ना ऊपर, बैलेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। कंट्रीब्यूशन क्या है, थीसिस है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, अब तो ये याद होगी। 4 स्टेजेस ऑफ लॉ है, कंपैरेटिव मेथड है, आगे पढ़ेंगे। फेवर्ड लेजिस्लेशन और कोडिफिकेशन को फेवर किया है। इंडिया में क्या रहा, मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल, कब से कब तक, 61 से 69 तक। स्टडी किया इन्होंने इंडियन लीगल सिस्टम को। लिगेसी क्या है इनकी, ठीक है, लिगेसी को देख लेते हैं। इंस्पायर्ड किया सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को, बैलेंस किया सेवेनी के एक्सरसाइजेशंस को, ठीक है। ही इज अ प्रीकर्सर टू द मॉडर्न लीगल सोशियोलॉजी। मेजर वर्क्स क्या है, एनिशिएंट लॉ 1861 में, विलेज कम्युनिटी 1871 में, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन 1875 में, डिसर्टेशन ऑन अर्ली लॉ एंड कस्टम 1883 में। क्लासिक टेक्स्ट है कंपैरेटिव लॉ के ऊपर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू सर हेनरी मेन। मेन डिस्क्राइब 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। लॉ के विकास में 4 इन्होंने स्टेजेस को डिफाइन किया है। These stages trace the journey of law from divine command to codification। और ये जो 4 स्टेजेस है ना बच्चों, ये यात्रा है, ये एक जर्नी है। कहां से, पहले क्या था, रेक्स लेक्स, मैं अक्सर करता हूं इसका जिक्र अपने लेक्चर में। रेक्स मतलब किंग, किंग इज लॉ। किंग को क्या माना जाता था, एक वो माना रिप्रेजेंटेटिव माना जाता था गॉड का, ठीक है। किंग के मुंह से निकला हुआ कोई भी आदेश डिवाइन कमांड माना जाता था। तो ये जो स्टेजेस है ना, इन्होंने लॉ को डिवाइन कमांड से कोडिफिकेशन तक ले आई। ये 4 स्टेजेस बताई हैं सेवेनी ने कैसे कि डिवाइन कमांड से, कि जो भगवान की या देवीय आदेश से कोडिफिकेशन मतलब संहिताकरण, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। कोड को कहते हैं संहिता, जिसमें लिखा रहता है ना सेक्शन 1 में ये लॉ है, सेक्शन 2 में दैट इज अ कोड, कोडिफाइड कर दिया गया है लॉ को। कोडिफिकेशन संहिताकरण, कैसे डिवाइन कमांड से कोडिफिकेशन तक लॉ आया, ये 4 स्टेज है। पहली स्टेज क्या है, लॉ मेड बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, कि जो रूलर था, शासक था, राजा था, उसने जो कानून बनाया किस इंस्पिरेशन के अंडर, डिवाइन इंस्पिरेशन। क्योंकि आप तो उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, राजा को सिर कटवा देगा, गलत कलम करवा देगा आपका। सो इन द बिगिनिंग लॉ वाज मेड बाय द कमांड ऑफ द, राजा के आदेश पे लॉ बनता था। द रूलर वाज बिलीव्ड टू एक्ट अंडर डिवाइन इंस्पिरेशन, माना जाता था कि ये जो राजा साहब हैं ये डिवाइन इंस्पिरेशन के अंडर काम कर रहे हैं, ये भगवान को या गॉडेस ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट करते हैं। किंग वाज कंसिडर्ड अबाउट द लॉ, राजा को कंसिडर किया जाता था। लेकिन आज जमाना क्या है, लेक्स रेक्स, लॉ इज किंग एंड हिज कमांड हैड टू बी ओबेड बाय इंफीरियर्स, और उसकी जो कमांड है वो इंफीरियर्स के द्वारा ओबे की जाती थी। एग्जांपल, थेमिसाइड्स ऑफ एनिशिएंट ग्रीस वेयर जजमेंट ऑफ द किंग वाज सीन एज डिवाइन प्रोनाउंसमेंट। तो ये एक एग्जांपल है जो थेमिसाइड्स है एनिशिएंट ग्रीस की, उसमें जो जजमेंट है राजा के, उनको डिवाइन प्रोनाउंसमेंट माना जाता था, दैवीय उद्घोषणाएं उनको माना जाता था। दूसरी क्या आई स्टेज, दूसरी स्टेज आई कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ मतलब कस्टम से निकला है शब्द, प्रथागत विधि या प्रथागत कानून, राइट, जो कानून प्रथाओं से बने हैं, रीति रिवाजों से बने हैं। ओवर टाइम द कमांड्स ऑफ द किंग क्रिस्टलाइज इनटू कस्टम्स, जैसे जैसे समय बीतता गया जो राजा की जो कमांड थी वो किस में क्रिस्टलाइज हुई, कस्टम्स में। प्रिस्ट बिकम द रिपोजिटरी ऑफ द लॉ, ऐसा माने जाने लगा जो पंडित थे या पादरी थे वो रिपोजिटरी ऑफ लॉ थे, क्योंकि वही लॉ को इंटरप्रेट करते थे। मतलब पंडितों को, पादरियों को
क्या माना जाने लगा? संग्रहकर्ता या ऐसे लोग जिनको पता है कि कानून क्या होता है, वो प्रिजर्व करते थे ट्रेडिशंस को एंड कास्ट इंटरेस्ट को। कस्टम ऑफ द कम्युनिटी ग्रेजुअली बिकम बाइंडिंग लॉ। और जो कम्युनिटी के कस्टम्स होते थे ना, रीति रिवाज प्रथाएं, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली क्या हो गए? कानून बनते चले गए, बाइंडिंग लॉ बनते चले गए। बाइंडिंग लॉ मतलब ऐसा कानून जो आपके ऊपर ऑब्लिगेटरी है, आपको मानना पड़ेगा। तो ये जो कस्टमरी लॉ वाली स्टेज है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है ट्रांजिशन फ्रॉम पर्सनल कमांड टू कलेक्टिव प्रैक्टिसेस। मतलब एक रूपांतरण हो रहा है। पहले राजा के द्वारा कमांड दी जाती थी, जिनको डिवाइन प्रोनाउंसमेंट मानते थे, अब वो क्या होने लगी? कलेक्टिव प्रैक्टिसेस। मतलब लोग इतने यूज टू हो गए, लोगों ने क्वेश्चन करना छोड़ दिया, लोग मानने लगे कि ये तो हमारे दादा परदादा और हमारे पूर्वज मानते चले आ रहे हैं, तो वो कलेक्टिव प्रैक्टिस में आ गया। So the concept of custom is developed of the theory of main emerging behind the masters of judgment। तो ये कंसेप्ट है डेवलपमेंट, ये जो कंसेप्ट है कस्टम का, ये क्या है? डेवलपमेंट है थ्योरी का। कौन सी थ्योरी का? जो मेन ने दी है। जो इमर्ज कहां से हुई है? बिहाइंड द मास्टर्स ऑफ जजमेंट। जो राजा के जजमेंट से, राजा ने जो प्रोनाउंसमेंट किए थे उससे जो निकल के आए, फिर वो कलेक्टिवली लोग उसको फॉलो करने लगे, फिर बहुत लंबे समय तक फॉलो करने लगे, वो कस्टमरी लॉ में आ गया। तो ये पूरी यात्रा रही है उसकी कस्टम्स की। स्टेज 3 आती है नॉलेज ऑफ लॉ इन द हैंड ऑफ प्रीस्ट। अब जो नॉलेज थी वो किसके पास थी? कुछ जो मैंने बताया अभी आपको, पंडितों के पास थी, ब्राह्मणों के पास थी, प्रीस्ट के पास थी। सो द प्रिस्टली क्लास मोनोपोलाइज द नॉलेज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। जो प्रिस्टली क्लास थी ना, जो ये ब्राह्मण वर्ग था, आप मान के चले, इनका एकाधिकार था। किस चीज पर? एकाधिकार। एकाधिकार, मोनोपोली को कहते हैं एकाधिकार। मतलब इनके अलावा और कोई नहीं था जो ये माना जा सके भैया इस बंदे को ज्ञान है किस चीज का? लॉ का और एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का। जैसे आपने देखा भी होगा पुराने समय में, राजा महाराजाओं के समय में जो दूसरी क्लासेस होती थी, शेड्यूल क्लास होते थे, उनको अधिकार नहीं था वेदों के पठन पाठन का। तो इसलिए प्रिस्टली क्लास ने मोनोपोलाइज किया, एक अधिकार रखा नॉलेज पर और एडमिनिस्ट्रेशन पर। सिंस राइटिंग वाज नॉट येट डेवलप्ड, तब तक लेखन क्रिया डेवलप नहीं हुई थी, लिखना नहीं डेवलप हुआ था। तो प्रिस्ट क्लेम करते थे हम रिमेंबर, हम याद रखते हैं रूल्स ऑफ कस्टमरी लॉ को, हम याद रखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ उपनिषद है ना, उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है पास बैठकर लेने वाला ज्ञान। तो गुरु के पास बैठकर जो कंठस्थ किया जा सके, कंठस्थ, राइट, मतलब जो आपको याद हो, कहीं लिखा हुआ भी ना हो, उसकी कोई किताब भी ना हो, बावजूद उसके आपको याद हो। तो एक बात मैं यहाँ पर अपनी बताकर चलता हूं, आप माने दैट इज टोटली अप टू यू, आप ना माने तो बेटा विद्या वो ही जो कंठस्थ हो। ठीक है, जीवन में विद्या उसको मानना जो तुम्हें याद हो। और तुम ये कहोगे नहीं मैं बुक देख के रेफर करूंगा, ये करके बताऊंगा, तब समझ के बताऊंगा, वो विद्या नहीं है। मुझे किसी ने, मैंने सुना इसके बारे में, मुझे बताया नहीं किसी को, कहीं मैंने सुना, विद्या वो जो आपको कंठस्थ हो। सो सिंस राइटिंग वाज नॉट डेवलप्ड, तो प्रिस्ट ने क्लेम किया कि भैया हम सब जानते हैं किस समय, हमें याद है। लॉ वाज इंटरवाइंड विद रिलीजन, प्रिस्ट एक्ट एज अ गार्जियंस ऑफ बोथ। जो कानून था वो गुथा हुआ था किसके साथ? धर्म के साथ। ठीक है, और जो पंडित लोग थे या ब्राह्मण वर्ग जो था, वो उसके गार्जियन के तौर पे काम करते थे, लॉ के भी और रिलीजन के भी। अब आती है हमारी अंतिम स्टेज, ये होती है कोडिफिकेशन, संहिताकरण। जब आपने उसको लिख दिया और कोड में डेवलप कर दिया, संहिताकरण। विद द डिस्कवरी ऑफ राइटिंग, जैसे ही लिखने की खोज हुई, स्कॉलरली ज्यूरिस्ट चैलेंज द मोनोपोली ऑफ प्रिस्ट। जो ठीक ठाक ज्यूरिस्ट थे, समझदार विचारक थे, उन्होंने चैलेंज करना शुरू कर दिया। किसको चैलेंज करना शुरू किया? जो लॉ में और एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिस्ट ने अपना एकाधिकार बना रखा था। भैया तुम ही क्यों, हमें आता है पढ़ना, हमें आता है लिखना, हम भी अपने विचार प्रकट करेंगे। सो लॉ को कोडिफाई किया गया, प्रोमulgate किया गया। ठीक है, मेकिंग देम एक्सेसिबल एंड सिस्टमेटिक। इसने क्या किया? लॉ के कोडिफिकेशन ने और प्रोमulgation ने उसको एक्सेसिबल बनाया सबके लिए, लोग उसको एक्सेस कर पाए, और सिस्टमेटिक बनाया। इसका फेमस एग्जांपल है रोम्स 12 टेबल्स, कोड ऑफ हम्मुराबी, हर्ब्यू कोड या कोड ऑफ बनू। ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पे आप एग्जाम में लिख सकते हो। रोम्स 12 टेबल, कोड ऑफ हम्मुराबी, हर्ब्यू कोड, ये इनिशियल कोड्स थे जब लोगों को कोडिफाई किया, ये उसके कुछ पहले एग्जांपल्स हैं। सो दिस स्टेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ फॉर्मल लीगल सिस्टम। और इस स्टेज के साथ हम कह सकते हैं कि फॉर्मल लीगल सिस्टम की एक शुरुआत हो गई। चलिए आगे चलते हैं। इसकी एक टेबल देख लीजिए, लॉ बाय रूलर अंडर डिवाइन इंस्पिरेशंस। किंग्स की जो कमांड थी वो मानी जाती थी भगवान से आ रही है, रूलर जो था वो लॉ से ऊपर था, राजा साहब जो थे वो कानून से ऊपर थे। इसका एग्जांपल है थेमिसाइड्स इन एनिशिएंट ग्रीक, जिसमें राजा के ऑर्डर्स को डिवाइन प्रोनाउंसमेंट माना जाता है। कस्टमरी लॉ यानी कि प्रथागत कानून, कमांड क्रिस्टलाइज इनटू कस्टमरी प्रिस्ट प्रिजर्व ट्रेडिशंस। जो राजा की कमांड थी वो कस्टम्स में आई, और प्रिस्ट जो थे प्रिजर्व करके रखते थे इन परंपराओं को, और कस्टम क्या हो गया? बिकम द बाइंडिंग लॉ। उसके बाद तीसरी स्टेज आई, नॉलेज इन द हैंड्स ऑफ प्रिस्ट।
तो उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया, एकाधिकार किया और क्लेम किया भैया हमारी याददाश्त में सब कुछ है, हमें पता है कि कैसे कैसे करना है। ये राइटिंग की इजाद होने से पहले था, लॉ को लिखने से पहले। फिर ठीक है, लॉ टाइड टू रिलीजन, जो लॉ था वो बिल्कुल रिलीजन के साथ गुथा हुआ था, टाइड था। उसके बाद आज चौथी स्टेज आती है कोडिफिकेशन, डिस्कवरी ऑफ राइटिंग। उसने कोडिफाई किया लॉ को, जूरिस्ट ने चैलेंज किया प्रिस्ट की मोनोपोली को। एग्जांपल है 12 टेबल्स ऑफ रोम, कोड ऑफ हम्मुराबी, कोड ऑफ मनु, राइट। ठीक है, अब टाइप ऑफ सोसाइटी, मेन ने सोसाइटी को दो उसमें बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक तो प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील समाज, ठीक है, प्रगतिशील समाज, और दूसरा स्टैटिक, स्थिर समाज, स्थिर रुका हुआ, प्रगतिशील बढ़ता हुआ आगे। स्टैटिक सोसाइटीज, so societies which don't progress and develop their legal structure after fourth stage of development of law, these societies don't progress beyond the era of courts. स्टैटिक सोसाइटी मेन के हिसाब से वो सोसाइटी थी जिन्होंने प्रोग्रेस नहीं किया, डेवलप नहीं किया अपना लीगल स्ट्रक्चर, फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, कोडिफिकेशन के बाद अपना लीगल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। ठीक है, दीज सोसाइटीज डोंट प्रोग्रेस बियॉन्ड द एरा ऑफ कोर्ट्स, और कोर्ट्स जैसे कोडिफिकेशन हुआ उसके बाद भी इन्होंने कुछ खास प्रोग्रेस नहीं किया। उसके बाद आया प्रोग्रेसिव सोसाइटीज। So these societies progress after the fourth stage of development of law. Fourth stage क्या थी डेवलपमेंट ऑफ लॉ की? कोडिफिकेशन थी, राइट। उसके बाद इन्होंने डेवलप किया, दे डेवलप देयर लॉ विद द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, और किन किन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने लॉ को डेवलप किया। पहला था लीगल फिक्शन, चेंज द लॉ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी। इससे लॉ क्या हुआ? डायनेमिक हुआ, परिवर्तनशील हुआ। उन्होंने सोसाइटी की जरूरतों के हिसाब से कानून को बदला बिना कोई ऐसा चेंज किए इन द लेटर्स ऑफ लॉ। उसके बाद इक्विटी पे आते हैं हम। इक्विटी में क्या था? हिस्सेदारी कह सकते हैं आप इसको, इक्विटी, हिस्सेदारी। बॉडी ऑफ रूल एग्जिस्टिंग बाय द साइड ऑफ ओरिजिनल सिविल लॉ, जो नागरिक विधि थी, एंड फाउंडेड ऑन डिस्टिंक्ट प्रिंसिपल्स, जो विभिन्न सिद्धांत थे उनके ऊपर उसको बनाया गया। इसने रिजिडिटी को रिमूव किया और इनजस्टिस को रिमूव किया, यानी कि अन्याय को और रिजिडिटी को इसने रिमूव किया इक्विटी में। ठीक है, उसके बाद आता है लेजिस्लेशन, मतलब लॉ मेकिंग प्रोसेस। मोस्ट इफेक्टिव एंड डिजायरेबल मेथड ऑफ लीगल चेंज, इसको मोस्ट इफेक्टिव और डिजायरेबल मेथड ऑफ लीगल चेंज माना जाता है। विधिक बदलाव का सबसे इफेक्टिव, प्रभावशाली और सबसे चाहा जाने वाला तरीका। लॉ विल बी इनेक्टेड एंड बिकम ऑपरेटिव ऑफिशियली, उसको बनाया गया और वो ऑफिशियली ऑपरेटिव हो गया। यहाँ स्टैटिक में स्टॉप एट कोडिफिकेशन, जो सोसाइटीज हैं कोडिफिकेशन पे वो रह गई, रिजिड है लॉ उनका, कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी ने क्या किया? आपने 3 इंस्ट्रूमेंट बनाए, जिसमें क्या कहते हैं उनके 3 इंस्ट्रूमेंट, लीगल फिक्शन, इक्विटी और लेजिस्लेशन, और बियॉन्ड कोडिफिकेशन वो डेवलप करते चले गए। अब ये स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, स्थिति से संविदा, जो ऊपर मैंने आपको समझाया है ना, स्थिति से संविदा जो हमने डिस्कस किया है ऊपर, स्थिति से संविदा को एक बार देख लेते हैं। मेंस मोस्ट फेमस थीसिस, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिटherto बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, स्थिति से समझौते की तरफ या संविदा की तरफ। इन अर्लियर सोसाइटीज एन इंडिविजुअल पोजीशन वाज फिक्स्ड बाय स्टेटस, एक इंडिविजुअल की पोजीशन थी जो स्टेटस के हिसाब से फिक्स रहती थी, कहां बर्थ लिया है, जाति क्या है, किनशिप कैसी है। प्रोग्रेसिव सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को थोड़ी सी फ्रीडम मिली अपनी डेस्टिनी, अपने भाग्य को शेप देने के लिए थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे एग्रीमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, प्रॉपर्टी हो गया। तो इससे क्या हुआ? एक शिफ्ट आया लॉ की रिजिडिटी में, रिजिड सोशल रोल्स टू वॉलेंटरी लीगल रिलेशंस। पहले तो आप अपनी स्थिति की वजह से, अपने धर्म, जाति और वंश की वजह से आप रिजिडिटी में थे, कठोरता में थे, आप एक स्फीयर के बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, आप इस कुल में, इस वंश में, जाति में पैदा हुए हैं तो इससे संबंधित ही काम कर पाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये किसकी तरफ गया, स्टेटस से किसकी तरफ गया, कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ गया, तो क्या हुआ? वॉलेंटरी लीगल रिलेशंस बनने शुरू हो गए। लोगों को थोड़ी स्वतंत्रता मिली, अपनी इच्छा से वो अपने काम, अपने जो भी कार्य करने के तरीके थे उनको चुनने लगे, राइट। अब इसकी एक टेबुलर फॉर्म देख लो। बेसिस क्या है? स्टेटस में क्या था? स्टेटस जो था, स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने में, फिक्स स्टेटस फिक्स्ड बाय बर्थ, किनशिप एंड कास्ट, कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइंड बाय द एग्रीमेंट। इंडिविजुअल का रोल क्या था? इम्पोज्ड एक्सटर्नली, इसमें सेल्फ डिटरमिन हो गया इंडिविजुअल। एग्जांपल क्या है? मास्टर सर्वेंट स्लेवरी, स्टेटस का है ये। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो गया? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? रिजिड, कठोर जो स्टेटस वाली स्थिति थी, स्टैटिक सोसाइटी। और इसकी क्या है? डायनामिक प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब आप एक चीज सोच के देखो, ये जो रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस में हजारों लाखों एम्प्लॉय होंगे रिलायंस में, राइट। तो अब ये जो एम्प्लॉय है, ये रिलायंस ने इसको जॉब ऑफर दिया, इसने फिर सैलरी पर नेगोशिएट किया, राइट। सैलरी पर नेगोशिएट करने के बाद इसने ज्वाइन किया और इसके पास एक फ्रीडम है, जब भी इसका मन करेगा मुझे नौकरी छोड़नी है, 2 महीने या 3 महीने जो भी उनके रूल्स हो, नोटिस पीरियड देकर निकल जाएगा। तो ये सब रिलायंस के एम्प्लॉय हैं, ये रिलायंस के स्लेव्स नहीं है। हालांकि एक टर्म चलती है सोशल मीडिया पे, कॉर्पोरेट स्लेवरी,
खैर, लेकिन ये जानबूझकर बंधे हुए नहीं लोग हैं, राइट। तो ये कैसा है, ये पहले क्या था, स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं सर हेनरी मेन का। ओवर सिंप्लीफिकेशन, कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया। अर्लियर सोसाइटीज वर मोर फ्लेक्सिबल देन मेन सजेस्टेड, इन्होंने कहा जितना मेन ने सजेस्ट किया उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल थी। रिटर्न टू स्टेटस, मॉडर्न वेलफेयर लॉज इंट्रोड्यूस स्टेटस, ये कहते हैं जो मॉडर्न वेलफेयर लॉज हैं, जो समाज सुधारक कानून है, उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया स्टेटस वाली स्थिति को। अफर्मेटिव एक्शन, सिंगल मदर, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें। नेग्लेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विभिन्नताओं को नेग्लेक्ट कर दिया मेन ने। डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, जैसे भारत देश विभिन्नताओं का देश है ना, भाषा, कल्चर, संस्कृति, धर्म। तो पैट्रियार्कल वर्सेस मैट्रियार्कल, मतलब पितृसत्तात्मक वर्सेस मातृ सत्तात्मक सोसाइटीज ओवरलुक करी गई। रिजिड प्रोग्रेशन, बोले ये जो प्रोग्रेशन है ये रिजिड है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है, मानव विज्ञानी, आर्ग्यू करते हैं प्रिमिटिव लॉज वर अडेप्टेबल, जो प्रिमिटिव लॉज थे वो अडेप्टेबल थे। तो क्रिटिक्स की एक टेबल देख लीजिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ऑब्जेक्शन क्या था, प्रिमिटिव लॉज वर फ्लेक्सिबल। एग्जांपल, अर्लियर अडेप्टेबिलिटी, रिटर्न टू स्टेटस, वापस स्टेटस की तरफ जा रहे हैं। मॉडर्न वेलफेयर लॉज ने इंट्रोड्यूस कर दिया है अफर्मेटिव एक्शन, सिंगल मदर राइट्स। ओवर सिंप्लीफिकेशन, इग्नोर किया मैट्रियार्कल सोसाइटी को कि पहले मात्र सत्तात्मक सत्ताएं या समाज हुआ करते थे। फोकस किस पे किया, पितृसत्तात्मक पर। रिजिड प्रोग्रेशन, लॉ डज नॉट ऑलवेज मूव लीनियरली, मल्टीपल पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट हैं लॉज के। अब देख लेते हैं सर हेनरी मेन की जो मेजर बुक्स थी या थ्योरी थी वो क्या क्या थी। सबसे पहली तो थी इनके एनिशिएंट लॉ, 1861 में आई, इंट्रोड्यूस जिन्होंने इसमें किसको किया, स्टेटस से कॉन्ट्रैक्ट थीसिस को। उसके बाद विलेज कम्युनिटीज इन ईस्ट एंड वेस्ट 1871 में, कंपैरेटिव स्टडी है रूरल इंस्टीट्यूशंस की। फिर लेक्चर्स हैं ऑन द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन 1875, एनालिसिस ऑफ प्रिमिटिव लीगल सिस्टम है इसमें, और डिसर्टेशन ऑन द अर्ली लॉज एंड कस्टम 1883, एसेज ऑन लॉ, कस्टम एंड सोसाइटी। और फाइनल की टेक अवे लेते हुए जाओ, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिथरटू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। किसने कहा, मेन ने कहा। लॉ डेवलप हुआ है 4 स्टेज में, पहली हुई डिवाइन कमांड, दूसरी हुई कस्टम, तीसरी हुई प्रिस्टली मोनोपोली, और चौथी हुई कोडिफिकेशन। सोसाइटी भी स्टैटिक और प्रोग्रेसिव दो जगह इन्होंने डिवाइड कर दी, स्थिर सोसाइटीज और प्रगतिशील समाज। और प्रगतिशील समाज ने आगे क्या किया, अपने 3 टूल बनाए लॉ को डेवलप करने के लिए, मतलब कोडिफिकेशन के बियॉन्ड डेवलप करने के लिए। पहला लीगल फिक्शन, दूसरा इक्विटी, तीसरा लेजिस्लेशन। मेन फेवर्ड लेजिस्लेशन एंड कोडिफिकेशन को इन्होंने फेन किया है, जस्ट सेवेनी ने नहीं किया था। हिज कंपैरेटिव मेथड लेड फाउंडेशन फॉर सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, और इनके कंपैरेटिव मेथड्स ने किसकी फाउंडेशन रखी, किसका मूल आधार रखा, सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो गाइस, इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दे दिया करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तेज बोल रहा हूँ या कुछ भी आवाज वगैरह, या मैं नहीं ठीक तरीके से पढ़ा रहा हूँ या मैं ठीक भी पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज बता दीजिए। आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं logicalstudies.com पर। ध्यान रखना, बहुत जल्दी हर चैप्टर वाइज जो मैंने लेक्चर दिया है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर logicalstudies.com पे आपको करने को मिलेंगे, ठीक है, भर भर के करने को मिलेंगे। और आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, TLS UGC नेट लॉ। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी है तो 7302606241। सो दिस इज योर फ्रेंड एडवोकेट लक्ष्य कुमार सिंह, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। बता रहा हूं फिर से, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, जल्दी मिलते हैं, बाय।